अपना पैसा वापस चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं हाजिर हूँ लेकर वीडियो रिटायर यंग रिटायर रिच का नेक्स्ट पेशकश जो पार्ट 25 है। और जितने सारे पार्ट हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट रिटायर यंग रिटायर रिच के नाम से अवेलेबल हैं। अभी तक आपने उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बारी बारी से सभी पार्ट्स को आप देखें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में 2 बुक ऑलरेडी और अवेलेबल है जिसका नाम है सफलता का साधन, उसका भी प्लेलिस्ट सफलता के नाम से बना हुआ है। और दूसरा है आत्मनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें। अगर आप अभी तक उस पुस्तक को आपने अवलोकन नहीं किया है तो उस प्लेलिस्ट को भी देखिए। और चलिए इस पुस्तक में आपका मैं मार्गदर्शन करूं और अगला पार्ट प्रस्तुत करूं। मैं अपना पैसा वापस चाहता हूं। ज़्यादातर खरीदार जानते हैं कि अगर उन्हें खरीदा गया सामान पसंद नहीं आया तो उन्हें उनका पैसा वापस मिल सकता है। ज़्यादातर समझदार दुकानदार ग्राहक के संतुष्ट न होने पर मनी बैक गारंटी देते हैं। ज़्यादातर मनी बैक गारंटियों में समस्या यह होता है कि अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको पहले सामान लौटाना होगा। अगर आप परिष्कृत निवेशक हैं तो आप अपना पैसा भी वापस पा सकते हैं और उस संपत्ति को भी रखना पसंद करेंगे। इसी कारण मुझे निवेश से प्रेम है। मैं खरीदा हुआ सामान भी रखना चाहता हूं और अपना पैसा भी वापस पा लेता हूं। इसलिए अमीर डैडी ने कहा था, सच्चे निवेशक को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहनी चाहिए। मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ, मैं अपना निवेश भी अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर आप निवेश के इस सिद्धांत को समझ सकें तो आप धन के वेग यानी वेलोसिटी का मतलब समझ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपना पैसा जल्द से जल्द वापस पाना चाहते हैं ताकि दूसरी संपत्तियों को हासिल करने में इसका दोबारा निवेश किया जा सके। आपके धन का वेग बढ़ाने की एक से ज्यादा तरीके। धन के वेग का विचार रियल एस्टेट में ही लागू नहीं होता है। धन के वेग का विचार दरअसल अमीरों का सिद्धांत या मानसिक औजार है। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो आप इसे अपने हर काम में लागू करना चाहेंगे। धन का वेग लीवरेज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। धन का वेग बढ़ाने का एक और तरीका टैक्स कानूनों को जानना और कंपनी बनाने का प्रयोग करना है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लें कोई व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक है और वह किसी दूसरी कंपनी का भी आंशिक मालिक है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह डायग्राम और स्पष्टीकरण इस तरह दिखाता है। यह देखिए जो डायग्राम है, बिजनेस यानी आमदनी और खर्च, किराया प्लस टैक्स। इसको समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए कि रियल एस्टेट आमदनी किस तरीके से करता है, खर्च प्लस संपत्ति क्या है। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्ञान गुरुजी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अपना कमेंट मुझे छोड़िए, मैं आप लोगों को पर्सनली कमेंट को अटेंड करता हूँ और जितना हो सके उतना आप लोगों का इस चीज़ों को, टेक्निकल शब्दों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, कमेंट करिए यहाँ पे और बताइए इस पुस्तक को पढ़ने में जो सबसे पसंदीदा चीज़ वो क्या लगा। तो चलिए देखते हैं। एक कंपनी के किराए का खर्च दूसरी कंपनी के किराए की आमदनी बन जाता है। आपको एहसास नहीं होगा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते होंगे, कंपनियों पर खर्च के बाद टैक्स लगता है जबकि व्यक्तियों पर खर्च से पहले टैक्स लगता है। इसलिए जो व्यक्ति मकान का किराया देता है वह टैक्स चुकाने के बाद के डॉलर से किराया देता है। कंपनी उस किराए को टैक्स से पहले डॉलरों से चुकाती है। और दोस्तों, किराए की आमदनी दूसरी कंपनी को मिलती है, लेकिन यह आमदनी अब अर्जित नहीं, निष्क्रिय आमदनी की श्रेणी में आती है। इसका एक अपवाद है, जहां दोनों कंपनियों के मालिक एक हो वहां आमदनी को अर्जित आमदनी माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर पर कंपनी का ऑफिस हो और आप खुद को किराया देते हो तो आपको उस आमदनी को अर्जित आमदनी भी मानना होगा। निष्क्रिय आमदनी का सही प्रबंधन करने पर वह व्यक्ति या कंपनी के पास लौट आती है और उसे उस पर बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। हमेशा की तरह यहाँ भी हम यही सलाह देते हैं कि ऐसा कुछ करने से पहले आप सुयोग्य टैक्स और कानूनी सलाह
ले लें। जो व्यक्ति अपने बिजनेस और निवेश पोर्टफोलियो का इस तरह प्रबंधन करता है, उसका पैसा ज़्यादा तेजी से चलता है और वह टैक्स भी कम चुकाता है। अगर यह पैसा सिर्फ एक कंपनी में ही रहता तो यह स्थिर रहता और इस पर तगड़ा टैक्स लगता। दोनों कंपनियों की संपत्तियों वाले कॉलम देखने पर आप गौर करेंगे कि एक कॉलम में संपत्ति के रूप में बिजनेस है, जबकि दूसरे में संपत्ति वाले कॉलम में किराए की जायदाद है। इस उदाहरण में इस व्यक्ति का पैसा टैक्स बचाते हुए दो संपत्तियों को हासिल करने के लिए लगाया गया है। यह भी पैसे के पार्क होने के बजाय काम करने यानी धन के वेग का एक उदाहरण है। दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कैसा नहीं कर सकते, अगले इस अध्याय में हम लोग देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जब मैं अपने निवेश को छांव में ऊपर दिया उदाहरण बताता हूं तो मुझे अक्सर 5 शब्द सुनने को मिलते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकते? जैसा आप जानते हैं कि ये शब्द किसी व्यक्ति की वास्तविकता या संदर्भ को परिभाषित करते हैं। दिस वर्ड एग्जैक्ट डिफाइन द पर्सन होल कैरेक्टर एंड रियलिटी। अपने शुरुआती दिनों में मैं छोटी कंपनियों में जाता था और कंपनी के कर्मचारियों के सामने ये रणनीतियां बताता था। अपने व्याख्यान के बाद मुझे लगभग हमेशा यह सुनने को मिलता था, विचार तो अच्छे हैं लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? लोग अक्सर इस तरह की बातें कहते थे। आप रियल एस्टेट में इतने सस्ते में नहीं खरीद सकते, या आप बैंकर की सहमति हाउस लोन के बिना मकान नहीं खरीद सकते, या आप एक साथ बिजनेस के और उस कंपनी के भी मालिक नहीं बन सकते जो आपके बिजनेस को रियल एस्टेट किराए पर देती है, या यह अमेरिका में काम कर सकता है लेकिन मेरे देश में नहीं कर सकता, इत्यादि इत्यादि भ्रामक तर्क, जिसको कहते हैं कुतर्क। मैं अब कर्मचारियों या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के सामने इस तरह के निवेश व्याख्यान नहीं देता हूँ। मैं अब सिर्फ उन लोगों के सामने ऐसे व्याख्यान देता हूँ जो बिजनेस मालिक या निवेशक है। ये रॉबर्ट कहते हैं दोस्तों, या बनना चाहते हैं। मैं कर्मचारियों या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों के समूह के सामने व्याख्यान देने का काम पारंपरिक निवेश सलाहकारों के लिए छोड़ देता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि इन व्यक्तियों में कोई गड़बड़ है, बल्कि ऐसे समूह का सामूहिक चेतना के कारण, जैसा कि पहले बताया गया है, मैं नहीं कर सकता। आमतौर पर ऐसे शब्द हैं जो यह बता देते हैं कि व्यक्ति किस क्वाड्रेंट से है। ऊपर दिया गया उदाहरण दुनिया भर में हर दिन घटित होता है। मैंने जिन देशों में बिजनेस किया है वहाँ यह आम नीति है कि हाउस लोन लेकर मकान खरीदा जाए, लेकिन यह मूलतः ज्यादा बड़े निवेशों में किया जाता है। एक ही मालिक की एक कंपनी उसी की दूसरी कंपनी से रियल एस्टेट किराए पर लेती है। यह भी हर समय किया जाता है, यह आम नीति है। मैकडॉनल्ड्स इस फार्मूले का प्रयोग करता है या इस व्यक्ति की फ्रेंचाइजी बिजनेस बेचता है। वह व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंचाइजी फीस देता है और रियल एस्टेट के लिए मैकडॉनल्ड्स को किराया भी चुकाता है। समझ रहे हैं दोस्तों बिजनेस किस तरीके से हो रहा है? तो इन छोटे छोटे सीक्रेट्स को समझना है, और इस छोटे से सीक्रेट को समझने के लिए आपको अपने दिमाग को अपडेट करना पड़ेगा। टेक्निकल टर्म जैसे मोबाइल को लेटेस्ट फंक्शन के लिए अपडेट करना पड़ता है ना दोस्तों, उस तरीके से अपने भी ब्रेन को अपडेट मोड पे लगाइए, और उस अपडेशन का माध्यम है बुक। और ऐसे ही बुक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एक बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग बुक का प्लेलिस्ट है जिसका नाम है सफलता का साधन। यानी सफलता पाने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है दोस्तों, वो आपको उस पुस्तक में डिटेल में समझाया गया है। और आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि उस पुस्तक के लेखक कुछ वही हैं जो सबसे बेस्ट मोटिवेटर ऑफ द वर्ल्ड हैं। वो बिजनेस कंसल्टेंट हैं और दुनिया में सक्सेस लोगों को कोच रह चुके हैं। उनका नाम है ब्रेन ट्रेसी। और एक और पुस्तक है आत्मानुशासन की शक्ति बहाना। तो सफलता पहले समझना क्या है, उसके सीक्रेट को समझने के लिए, साधन जुटाने के लिए सफलता का साधन पड़ेगा, और उस सफलता को पाने के लिए किन किन डिसिप्लिन की जरूरत होगी
उसकी आवश्यकता अगर जानना है तो आप उस पुस्तक को पढ़िए, आत्म अनुशासन की शक्ति और बहाना बनाना छोड़ दें। ये दोनों पुस्तक यकीन मानिए आपकी जिंदगी को बदल देगा दोस्तों। और आप जो भी गोल, जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में उद्देश्य तय करने का एक जो पर्सपेक्टिव है पूरी तरीके से क्लियर कर देगा, क्रिस्टल क्लियर। तो उस पुस्तक को अगर पढ़े हैं तो बधाई कि आप इस स्टेज पे हैं और इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं, और नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले इस पुस्तक को पोस्टपोन कीजिए और वो दोनों पुस्तकों को पढ़िए, तब इस चीज़ का अच्छे से मीनिंग सब कुछ समझ में आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं। मैकडोनाल्ड्स को किराया भी चुकाता है। रिच डैड पुअर डैड में मैंने बताया था कि मैकडोनाल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक ने कहा था, मेरा बिजनेस हैमबर्गर नहीं है, मेरा बिजनेस तो रियल एस्टेट है। रे क्रॉक और उनकी टीम स्पष्ट रूप से धन के वेग को समझते थे, और यह भी कि धन का प्रयोग एक से ज्यादा संपत्ति हासिल करने में कैसे किया जाए। पेपर एसेट्स में धन का वेग का विचार सभी परिसंपत्तियों पर लागू होता है। पेपर एसेट्स पर भी जब कोई किसी शेयर के पी रेशियो को देखता है तो वह कई मायनों में वेग को देख रहा है। जब कोई कहता है कि किसी शेयर का पी रेशियो, यानी पी रेशियो दोस्तों होता है प्रॉफिट अर्न रेशियो 20 है, तो इसका मतलब है कि आज के भाव और आमदनी के आधार पर आपको 20 साल में अपना पैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर शेयर का भाव आज $20 है तो यह $1 वार्षिक डिविडेंड दे रहा है, तो आपको अपना पैसा वापस पाने में 20 साल लग जाएंगे। 72 का नियम, 72 नियम धन के वेग को मापने का एक और तरीका है। यह नियम किसी चीज के ब्याज दर या वार्षिक वृद्धि प्रतिशत का पता लगाता है। उदाहरण के लिए अगर आपको अपनी बचत पर 10% का ब्याज मिलता है तो आपका पैसा 7.2 ईयर में दोगुना हो जाएगा। अगर आपके शेयर का भाव हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास दोगुना होने में 14.4 साल लग जाएंगे। अगर यह 20% की दर से बढ़ रहा है तो इसे दोगुना होने में मात्र 3.6 ईयर लगेंगे। 72 का नियम बस यह है कि आप 72 में से ब्याज दर को लाभ के प्रतिशत को भाग दे दें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। 1995 के बाद जो आर्थिक बूम आया उसमें कई वित्तीय नियोजक और निवेशक सलाहकार 72 के नियम का प्रचार कर रहे थे। कुछ साल पहले एक युवा निवेश सलाहकार ने मुझे बताया कि उसका पोर्टफोलियो हर 5 साल में दोगुना हो रहा है। मैंने उसे पूछा कि ऐसा कैसे है, क्योंकि वह तो सिर्फ 3 साल से निवेश कर रहा है। इस पर उसका जवाब था, क्योंकि मैंने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसने पिछले 2 साल में 15% की औसत लाभ हो रहा है, और वह उत्साह में उसे म्यूचुअल फंड बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने धन्यवाद देते हुए इनकार कर दिया। मैं हैरान हूं कि वह आज क्या कर रहा होगा। मैंने उसे बुल और बियर की कहानी सुनाने का विचार किया। बुल और बियर की कहानी यह है कि बुल यानी तो चिड़िया सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाता है, जबकि बियर खिड़की से छलांग लगाकर सीधे नीचे आता है। दूसरे शब्दों में जैसा मीर डैडी कहते थे, क्या कहते थे दोस्तों, कि औसत आंकड़े सिर्फ औसत निवेशक के लिए होते हैं, यानी कि एवरेज पैराडिगम इज फॉर ओनली एवरेज इन्वेस्टर। हाउस मनी से खेलना, निवेशक एक तरीके से पैसे के वेग से फायदा उठा सकता है और वह है हाउस मनी से खेलना। मैं 2 कारणों से स्मॉल कैप स्टॉक्स को पसंद करता हूं। पहला कारण यह है कि मैं कंपनी वाला आदमी होने के बजाय उद्यमी हूं। मैं छोटी शुरुआती कंपनियों की समस्याओं को जानता और समझता हूं और यह भांप सकता हूं कि उस बिजनेस में विकास की संभावना है या नहीं। दूसरा कारण यह है कि स्मॉल कैप स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक की तुलना में ज्यादा तेजी से दोगुना या तिगुना हो सकता है। चूंकि लार्ज कैप स्टॉक के बजाय स्मॉल कैप स्टॉक की ज्यादा तेजी से दुगुना या तिगुना होने की संभावना जो है ना दोस्तों ज्यादा होती है, और इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि बाजार की स्थिति सही होने पर हाउस मनी से खेलना ज्यादा आसान होता है। नीचे हाउस मनी से खेलने का एक उदाहरण दिया गया है जो आपको समझने की जरूरत है।
इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप $5 प्रति शेयर से XYZ कंपनी में 5000 शेयर का क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आपने बाजार में $25,000 लगा दिए हैं, बाजार आप पर मेहरबान हो रहा है और आप 1 साल से भी कम समय में XYZ के शेयर का भाव $10 प्रति शेयर हो जाता है, तो आपका क्या होगा, अब आपके शेयरों का बाजार भाव कितना हो गया दोस्तों, $50,000। लोभी निवेशक जो मैं कभी था यह कहेगा बाजार ऊपर जाता रहेगा, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, रोक कर रखूंगा। एक बार फिर बाजार में कदम रखने से पहले ही बाहर निकलने की रणनीति बना लेना इम्पोर्टेंट है। नोट इट, इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और समझिए कि एक बार फिर बाजार में कदम रखने से पहले ही बाहर निकलने की जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोक कर रखने और अपनी पैसा पार करने के बजाय अपने पैसे का वेग बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आप $25,000 के शेयर को बेचते हैं। इस तरह आपके पास अब भी $25,000 के शेयर बचे हैं, हालांकि अभी आधे हो चुके हैं और आपका पैसा आपके पास लौट आया है। बचे हुए शेयर जिनका बाजार भाव उस वक्त $25,000 है, हाउस मनी से खेलना है, क्योंकि उनमें आपका पैसा ही नहीं लगा है। मैं इस रणनीति का प्रयोग अक्सर करता हूं, लेकिन हमेशा नहीं। ऐसे भी समय रहे हैं जब शेयर का भाव $5 से $8 हो गया और $10 के निर्गम भाव तक पहुंचा ही नहीं था कि दोस्तों वो धड़ाम से गिर गया, जिस कारण या तो मेरा पैसा डूब गया या वह शेयर अब भी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं स्वीकार करूंगा कि जब मैंने शेयर बेचकर अपनी मूल निवेश पूंजी बाहर निकालने की इस रणनीति का पालन किया है तो मुझे अपने निवेश के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ है। भले ही मुझे इसमें ज़्यादा कमाई नहीं हुई हो, क्योंकि मैंने टेबल पर से आधे शेयर हटा लिए थे। बाय बाय मनी। मेरे दोस्त कीथ कनिंघम अक्सर एक छोटी कविता दोहराते हैं और वो कविता क्या है, पैसा बोलता है। मैं इनकार नहीं कर सकता, एक बार मैंने इनकी बात को सुनी थी, इसने बाय बाय कहा था। मैं कभी नहीं समझ पाया कि लोग निवेश बाजार में पैसा कमाने के बाद रोते क्यों हैं। तो वे तब तो नहीं रोते जब वे किराने के दुकान पर जाकर पैसा खर्च कर देते हैं जो उनके पास लौट कर नहीं आता। वे तब नहीं रोते हैं जब वे कोई कार खरीदते हैं और फिर उसे बेचने पर घाटा उठाते हैं। तो निवेश करना वे क्यों गलत समझते हैं। मैं अक्सर निवेशकों को यह कहते हुए सुनता हूँ, आपको तब तक कोई नुकसान नहीं होता जब तक कि आप शेयर बेच नहीं देते। जब मैं किसी को इस तरह की बात कहते सुनता हूँ तो अक्सर इसका मतलब यह होता है कि उसने ऊंचे भाव पर खरीदा था और अब भाव कम हो गया है और वह भाव को बढ़ने का इंतजार कर रहा है। इस तरीके से सोचने में कुछ दम तो है, लेकिन सिर्फ खास स्थितियां वाले मामलों में ही। इसके बिल्कुल विपरीत यह विचार है कि अपने नुकसान को जल्दी कम कर लें। ऐसे मौके रहे हैं जब मैंने गलत निवेश कर दिया है और मेरे निवेश के भाव चढ़ने के बजाय कम हो गए। अगर इस शेयर का भाव 10% के ज़्यादा घट जाता तो मैं अक्सर उसे बेचकर अपने नुकसान को कम कर लेता और किसी नई चीज़ की तलाश करता हूँ। मैं 2 कारणों से ऐसा करता हूँ। कारण 1, अगर मेरा ध्यान नुकसान पर बहुत ज़्यादा केंद्रित है और मैं बुरा निर्णय लेने के लिए अफसोस करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं उसे बेच दूँगा। मैं बस नुकसान को कम करके बाहर निकालना चाहता हूँ, जैसा मैं अन्य पुस्तकों में बात कर चुका हूँ। मैं यह संभावना जानता हूँ कि 10 निवेशों में से 2 या 3 बुरे होंगे, 2 या 3 अच्छे होंगे और बाकी आलसी कुत्तों की तरफ पड़े रहेंगे। मैं अक्सर आलसी कुत्तों को पड़े रहने देता हूँ जब तक कि वे पैसे का नुकसान न कर रहे हों। अगर वे आलसी कुत्ते बनकर काटने को दौड़ते हैं तो मैं उन्हें बेचकर अपना नुकसान कम कर देता हूँ। अपनी गलतियों की समीक्षा करता हूँ और सबक सीख लेता हूँ। कारण मुझे खरीदारी करना पसंद है, इसलिए अगर मेरे पास कम पैसे हो तो भी मैं शॉपिंग करना पसंद करता हूँ। मैं खरीदने, रोक कर रखने और प्रार्थना करने में यकीन नहीं करता हूँ कि निवेश किसी भी दिन ऊपर हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, ज़्यादातर लोग तब नहीं रोते हैं जब वे अपनी कभी नई और
अब पुरानी हो चुकी कार को नुकसान में बेचते हैं। ये इसलिए नहीं रोते हैं क्योंकि आमतौर पर नई कार के शॉपिंग कर रहे होते हैं। ब्लू चिप शेयर कब तक ब्लू रहते हैं। मैंने एक और निवेश रणनीति के बारे में अक्सर सुना है, लंबे समय के लिए निवेश करो और सिर्फ ब्लू चिप शेयर से नहीं खरीदो। मेरे हिसाब से यह दकियानुसी विचार है, क्योंकि औद्योगिक युग में काम करता था लेकिन सूचना युग में काम नहीं करता है दोस्तों। तो इसको समझने की जरूरत है। यह पुरानी रणनीति अब इसलिए बेकार हो गई है क्योंकि ब्लू चिप शेयर अब ब्लू चिप नहीं रहे। उदाहरण के लिए अगर अपनी 20 साल के पहले जीरोक्स में निवेश किया होता तो आप इस वक्त दर्द से तड़प रहे होते। हालांकि यह ब्लू चिप शेयर हैं, हम में से हर एक को जो असली सवाल पूछना चाहिए वह यह है, ब्लू चिप शेयर कितने लंबे समय तक ब्लू चिप रहेगा। इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। और आप अपने स्ट्रेटेजिकल चीज को डेवलप करने के लिए इस पुस्तक को सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलिए। आज की फॉर्चून 500 कंपनियों में से आज से 10 साल बाद शायद मौजूद ही न रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ब्लू चिप कंपनियां जो पहले 65 साल तक कायम रहती थी अब सिर्फ 10 साल तक कायम रह पाती है। ये बिंदु दर्शाते हैं कि बिजनेस की पुरानी रणनीति आज की दुनिया में काम नहीं कर रही है। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के इस युग में अपनी कंपनी सिर्फ चंद सालों में उठ और गिर सकती है। परिवर्तन की इस तीव्र गति के कारण हम सभी को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और अपने पैसे को गतिशील बनाने पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, बजाय इसके हम इसे पार करके छोड़ दें और बाजार के हमेशा चढ़ते रहने का इंतजार करें। खरीदो, रोक कर रखो और प्रार्थना करो कि रणनीति औसत निवेशक के लिए ठीक हो जाए। लेकिन यह उस व्यक्ति के लिए ज्यादा अच्छी रणनीति नहीं है जो जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं, जैसा कि सब टाइटल है, रिटायर रिच रिटायर यंग। अध्याय 16, रियल एस्टेट का लिवरेज। अपने बैंकर्स के पैसे से निवेश करना। एक रात को मैंने अपनी दोस्त और उसके पिता के साथ डिनर किया। पिता रिटायर्ड एयरलाइन पायलट हैं। शेयर बाजार उसी दिन 3% गिरा था और वे बहुत विचलित थे क्योंकि उनके रिटायरमेंट अकाउंट का लाभ कम होता जा रहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि वे बाजार के बारे में क्या सोचते हैं तो उन्होंने कहा, मेरी दूसरी बेटी ने फोन करके कहा है कि अगर मेरा सारा पैसा डूब जाए तो मैं उसके घर आकर रह सकता हूँ। मैंने सावधानी से पूछा, आपके कहने का मतलब यह है कि आपने सिर्फ शेयर बाजार में सारा निवेश किया है? हाँ, उन्होंने कहा, बाकी किस्म के निवेश है ही कहाँ। शेयर बाजार ही वही एकलौता जगह है जिसके बारे में मैं जानता हूँ और किस जगह निवेश किया जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना। आज हर जगह यह मंत्र सुना जाता है दोस्तों, लंबे समय के लिए निवेश करो, एवरेजिंग करो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो वगैरह वगैरह। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मंत्र है जो निवेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। मैंने हमेशा डाइवर्सिफाई शब्द पर सवाल उठाया है। जब मैंने किसी को यह कहते सुनता हूँ कि उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि इस शब्द को और इस शब्द से उसका क्या मतलब है। आमतौर पर वह इस तरह की बात कहता है, मेरे पास कुछ ग्रोथ फंड्स हैं, कुछ बॉन्ड फंड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल फंड हैं, कुछ सेक्टर फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं और ऐसे ही कई अन्य फंड्स उनके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। मेरा अगला सवाल होता है, क्या ये सभी म्यूचुअल फंड्स हैं? एक बार फिर ज्यादातर मामलों में जवाब होता है, हाँ, मेरे ज्यादातर निवेश अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाइड है। हालांकि उसके म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, लेकिन यह तो सच है कि उसका चुना हुआ निवेश साधन यानी म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड नहीं है। अगर वह कहता है मैं शेयरों में उठापटक करता हूँ, IRET में निवेश करता हूँ और मेरे पास पेंशन पॉलिसी है,
तब भी कठोर सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोग सिर्फ पेपर एसेट्स के श्रेणी में ही निवेश करते हैं। क्यों? इसका उत्तर सिंपल से है, क्योंकि पेपर एसेट्स को खरीदना और उनका प्रबंधन करना ज्यादा आसान है। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, पेपर एसेट्स ज्यादा रोगाणु रहित होते हैं, वे ज्यादा साफ और स्वच्छ होते हैं। ज्यादातर लोग बी क्वाड्रेंट से नहीं आए हैं, इसलिए वे कभी भी बी क्वाड्रेंट का बिजनेस नहीं बना पाएंगे। और ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में भी निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें खरीदने, बेचने और प्रबंधन करने की असीम चुनौतियां होती है। सिर्फ अमेरिका में ही 11,000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड्स की संख्या उन कंपनियों से भी ज्यादा है जिनमें वे निवेश करते हैं। इन सारे म्यूचुअल फंड्स, और इतने सारे म्यूचुअल फंड्स क्यों हैं? ऊपर दिए कारणों से वे रोगाणु रहित और अक्सर उन्हें जनता की सुरक्षा के नाम पर रोगाणु रहित बनाया गया है। आम आदमी के लिए समस्या यह पता लगाना है कि इन 11,000 फंड्स में से उसके लिए सबसे अच्छा फंड्स कौन है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो हॉट फंड खरीद रहे हैं वे आने वाले कल में भी हॉट फंड रहेगा या कोल्ड बन जाएगा? आप कल के रिटायरमेंट के लिए आज विजेता फंड कैसे चुनें? और अगर आपके निवेश पोर्टफोलियो का 80% से ज्यादा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में है तो यकीन मानिए यह असली डाइवर्सिफिकेशन इस पोर्टफोलियो का नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। रॉबर्ट कह भी रहे हैं जिसके पोर्टफोलियो का 80% या ज्यादा हिस्सा अलग अलग फंड्स में है, वह दरअसल डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है, वह तो अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहा है, यानी बुरा बना रहा है। म्यूचुअल फंड्स का दुखद दोष। दोस्तों, आप में से कुछ लोग म्यूचुअल फंड में छिपे टैक्स दोषों के बारे में जानते होंगे। दुर्भाग्य से कई म्यूचुअल फंड निवेशक इस टैक्स के दोष के बारे में अनजान हैं, जिनकी वजह से निवेशकों पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसका मतलब है अगर लाभ होता है और उसके परिणाम स्वरूप कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है तो वह टैक्स फंड नहीं बल्कि निवेशक चुकाता है। यह दोष गिरते बाजार में खास तौर पर अखरता है। बहरहाल इसके अपवाद होते हैं, जैसे कुछ रिटायरमेंट फंड्स म्यूचुअल फंड्स में होने वाला कैपिटल गेन टाला जाता है। तो दोस्तों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन से पुस्तक पढ़े हैं और कितना सीखे हैं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर जो है वैल्यू डेवलप करना, आपको समझाना, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से अवेयर कराना। और किस पे अगले मैं वीडियो बनाऊं उसको भी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहिए। धन्यवाद।